शादीशुदा लड़की से जब लड़के ने प्यार का इजहार किया तो उसे समझ नहीं आया कि दिल की सुने या चुप रहे। जब उससे मेरी मुलाकात हुई थी तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक 3 साल का बेटा भी था। पढ़ने का शौक़ होने के कारण और समय बिताने के लिए मैं अपने बेटे के साथ अक्सर लाइब्रेरी जाती थी और माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने अपनी दूसरी शादी के लिए मेरी शादी भी जल्द कर दी थी। केवल मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई ही पूरी कर पाई थी, इसलिए पढ़ने की चाह मुझे लाइब्रेरी खींचकर ले जाती थी। उस दिन आते जाते हम दोनों एक दूसरे से टकराए। जब मैंने माफ़ी मांगने के लिए उसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। बहुत परिचित अपना सा महसूस हुआ। सॉरी मैं कहकर आगे बढ़ने लगी तो वह बोला, हेलो, मैं रौनक हूँ, आपको अक्सर यहाँ देखा है। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं क्या? पता नहीं क्यों आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वह झट से बोला, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मन में विचार आया, बस वही बोल दिया, पहले हम कभी नहीं मिले हैं पर मैं लाइब्रेरी आती रहती हूँ, यहीं आपने मुझे देखा होगा। यह कहकर मैं उस सेक्शन की ओर बढ़ गई जो बच्चों के लिए था। मेरा बेटा वहीं पर था। अगली बार जब मैं लाइब्रेरी गई तो वह शेल्फ में किताबें ठीक करके लगा रहा था। मैं समझ गई कि वह यही काम करता है। मैं एक किताब ढूंढ रही थी। जब मैं उसे शेल्फ से निकालने लगी तो लगा कि दूसरी तरफ से और भी कोई उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस ओर जाकर देखा तो वहाँ रौनक खड़ा था। मुझे देख वह मुस्कुराया। आपको भी यही किताब चाहिए? मैं भी इसे पढ़ने की सोच रहा था। पहले आप पढ़ लें, इसकी दूसरी कॉपी इशू है। 1-2 दिन में वापस आ जाएगी तो मैं ले जाऊंगा। मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। वह बहुत सहजता से बोला। मैंने उसे थैंक यू कहते हुए किताब ले ली। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। सच में बहुत दिनों से मैं ये पढ़ना चाहती थी। शायद आपकी किस्मत को समझने के लिए मैंने ऐसा कहा। मेरा नाम व्योमा है। काफ़ी दिनों से इस किताब को ढूंढ रही थी। आप इसी तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ती हैं? उसने पूछा। ऐसा नहीं है, मैंने कहा, और फिर मैं उसे अपनी पसंदीदा किताबों और लेखकों के बारे में बताने लगी। किस लेखक की शैली में क्या कुछ खास बात है उसके बारे में भी बताया। उसने अपने शेल्फ पर रखी कुछ किताबें मुझे दिखाईं जो वह पढ़ चुका था और कहा कि मैं भी अवश्य पढ़ूं। मैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। मैंने उसे बताया कि मैं पढ़ ही नहीं लिखना भी चाहती हूँ। बचपन से मेरी यही ख्वाहिश रही है। हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में ही हो जाती थी। समान रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर मुझे अच्छा लगा, इसलिए लाइब्रेरी में पहुँचते ही मेरी नज़रें उसे ढूंढने लगती थीं। रौनक ने मुझसे कहा कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करूं। मैं शनिवार और इतवार को एक छोटी कहानी लिखी। सोमवार को उसे दिखाई तो उसने कहा कि कहानी में मात्र वर्णन ही ना हो, संवेदना भी समाहित होनी चाहिए। बस अभी लिखो। व्योमा, गलत सही के बारे में मत सोचो। मैं कोई लेखक तो नहीं, पर पाठक होने के नाते कह सकता हूँ कि तुम्हें अपनी भावनाएं अपनी लेखनी में समाहित करनी चाहिए। पाठक तभी तुमसे जुड़ाव महसूस करेगा। हम तब तक एक दूसरे से अपने मन की बातें बांटने लगे थे। बेशक हमारी बातें शुरू किताबों और लेखकों से ही होती थी। वह मेरे लिए किताबें निकाल कर रखता। आखिरकार मैंने एक ऐसी कहानी लिखी जो ना जाने कब से मेरे अंदर चल रही थी। सोमवार को जब मैं उसे कहानी दिखाने
के लिए ख्याल से लाइब्रेरी पहुंची तो वो वहाँ नहीं था। मैं निराश हो गई। उसके बाद मैं वहीं बैठकर कागज़ भरती गई। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे भीतर कितना कुछ दबा हुआ था। बुधवार को मेरी उससे मुलाकात हुई। ब्लू जीन्स व लाल टी शर्ट पहने काउंटर पर बैठा वह स्मार्ट लग रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए काउंटर से उठकर मेरे पास आ गया। मैंने उससे पूछा कि वह सोमवार को क्यों नहीं आया था, तो वो बोला उस दिन मेरा इंटरव्यू था, शायद मुझे जॉब मिल जाए। फिर उसने तुरंत ही उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कुछ लिखा? हम एक टेबल पर बैठ गए और मैं अपना लैपटॉप खोलकर उसे अपनी लिखी कहानी पढ़ाने लगी। वह स्टोरी लाइन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुझे सुझाव दिया, मेरी भाषा में कहाँ क्या कमी है वह भी बताया। मैं बहुत खुश रहने लगी थी इन दिनों। मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं था। वह अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। लेकिन अब मेरे पास अपना खालीपन भरने के लिए कुछ था। मैं रोज़ लिखने लगी। पति जब घर पर होते तब भी हमारे बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें सदा मैं आउटडेटेड ही लगती थी। अपनी बातें रौनक से शेयर कर मैं बहुत हल्का महसूस करती। मेरा खालीपन भी बढ़ रहा था। वरना मेरी ज़िंदगी तो अब तक कैलेंडर में रोज़ बदलने वाली तारीख की तरह थी। रौनक ने मेरे दिनों में रंग भर दिए थे। अब हम लाइब्रेरी के अलावा बाहर भी मिलने लगे, लेकिन हर बार मेरा बेटा मेरे साथ होता था, क्योंकि उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उससे भी रौनक की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारी सारी बातें एकदम समान थीं। तब मुझे लगता कि जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, पर मैं अपने रिश्ते को परिभाषित नहीं करना चाहती थी। मैं एक दोस्त की तरह उससे मिलती। उसकी जॉब लग गई तो हमारा मिलना भी कम हो गया। 6 महीने बाद मैंने 20 कहानियों की पांडुलिपि उसके सामने रख दी। वह बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी और उसकी आवारी भी थी, जिसकी वजह से मैं किताब लिख पाई थी। एक दिन जब हम मिले तो वह कुछ अलग लगा। उस दिन मैं अपने बेटे को नहीं लाई थी। वह पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता था, इसलिए उसके घर पर था। अचानक वह बोला, व्योमा आई लव यू। मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बस अपने दिल की बात कहना चाहता था। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला तभी से मुझे लगा कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में इस वजह से कोई दरार आए। तुम मुझसे ना मिलना चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी किताब छपवाने में मदद ज़रूर करूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं काँप उठी। मुझे लगा अब आगे उसके साथ रिश्ता कायम रखने का मतलब होगा कि मैं उसे अपने साथ बदलने से मजबूर कर रही हूँ। उसे अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, बस वही यही डिज़र्व करता है। मैं उसके प्यार को हवा नहीं दे सकती। रौनक, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। मैं एक शादीशुदा हूँ, एक माँ हूँ। उसके प्रति मेरा कमिटमेंट है। तुम एक बेहतरीन दोस्त हो जिसने मुझे खुद को खोजने में मदद की है। तुमने मुझे अवसाद से घिरने से बचाया है, रास्ता दिखाया है कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं तुम्हारी कोई झूठी उम्मीद नहीं दिखाना चाहती। मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा भी मेरी तरह अपने पिता के प्यार से वंचित रहे। तुम्हारे मन में चूँकि प्यार का एहसास जन्म ले चुका है, तो वह भी कभी ना कभी चिंगारी बन के मेरे घर को जला सकता है। तुम प्यार पाने के हकदार हो और तुम्हें ज़रूर अपना प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हें मिस करूँगी। एक दूसरे को आहत किए बिना हमें अलग हो जाना चाहिए।
किसी जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वहाँ से चली गई। 10 साल बाद फरवरी में गुनगुनी शाम थी। एक बुक स्टोर में मेरी किताब का विमोचन हुआ था। मैं अपनी किताबों पर साइन कर पाठकों को दे रही थी, जो लगातार मेरी किताब खरीद रहे थे। मैं अब तक 4 किताबें लिख चुकी थी। मेरे पति ने मुझे 9 साल पहले ही छोड़ दिया था और एक आधुनिक, चंचल और कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। उसके बाद मैं लगातार लिखती रही, अपना दुख, खालीपन सब कागज़ पर उतार दिया। आज मैं अपनी चौथी किताब के साथ अपने प्रशंसकों के बीच खड़ी थी। हालांकि मुझे अभी भी यह किसी सपने से कम नहीं लगता था। अचानक किसी ने किताब आगे करते हुए मुझसे कहा, व्योमा, क्या मुझे भी अपने साइन करके यह किताब दोगी? चिरपरिचित आवाज़ थी मेरे भीतर, जैसे भावनाओं की मधुर संगीत लहरियाँ चक्कर लगाने लगी। मैं उस चेहरे को देखने के लिए घूमी, वह चेहरा जिसे देखने के लिए मैं इतने बरसों से तरस रही थी, व्याकुल थी, जिसे बताने को कि मैं तुम्हारी वजह से आज भी मैं यहाँ पहुँची हूँ। वह चेहरा जिससे मिलने से मैंने ही मना किया था और जिसने मेरे कहने पर मिलने की जिद भी नहीं की थी। कब से ढूंढ रही थी मैं उसे। पछतावा भी था कि उसे क्यों जाने दिया अपनी ज़िंदगी से। मैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती थी। वह मेरे सामने खड़ा था, आँखों में वही चमक थी और होठों पर भी वही मुस्कान। मेरी आँखों में नमी उतर आई। बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसू बह निकले। सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि वे बहें, ताकि इतने बरस से जो याद करते हुए गुजारे थे उनका धुंधलकता हट जाए और साफ नज़र आने लगे। मैंने उसके हाथ से किताब लेकर उस पर साइन कर दिए। डियर रौनक, मैं अपनी सारी पुस्तकों और लेखनी को तुम्हें समर्पित करती हूँ। उसके नाम के ऊपर आंसू की एक बूंद भी झिलमिला उठी, पर उसका नाम मिटने की वजह और चमक उठा। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर ये खूबसूरत सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको खूबसूरत कहानियाँ मिलती रहेंगी, तो चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।